अच्छा स्टूडेंट, हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो अब तक हमने 3 डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए, इसमें से एक एरे है, दूसरा लिंक लिस्ट है और तीसरा जो है वो स्टैक है। ये 4th डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम क्यू के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। लिंक लिस्ट में हमने थोड़ा सा कम मेहनत किया है। लिंक लिस्ट में सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट के दूसरे और बहुत सारे एल्गोरिथम्स थोड़ा सा हमने उसको स्किप किया, लेकिन लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन बता दिया है, लिंक लिस्ट बता दिया आपको। कभी यूज़ करना हो तो आप आसानी से यूज़ कर सकेंगे उसको। अच्छा, क्यू बेसिकली एक और डेटा स्ट्रक्चर है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कब यूज़ करते हैं और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, वही 4 बातें जो हम करते आ रहे हैं। स्टैक वाले में हमने 3 बात कंप्लीट की, चौथी बात नहीं की। चौथी बात से मुराद है कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो बात हमने अभी तक नहीं की। तो हमने 3 बातें की हैं स्टैक में: इंट्रोडक्शन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन और एप्लीकेशंस। तो जहाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात आ रही है वो भी हम स्किप कर रहे हैं। इसी तरह से हमने लिंक लिस्ट में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कोई बात नहीं की। लिंक लिस्ट को भी हमने 2 लीनियर एरे से बनाया, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन बता दिया कि नेक्स्ट लिंक होता है और उसके कुछ एल्गोरिथम्स हमने पढ़ लिए थे: इंसर्शन, डिलीशन, ट्रैवर्सिंग, सर्चिंग। लेकिन किसी की भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं की थी। अच्छा, अब आते हैं, बात करते हैं हम क्यू की। क्यू में भी 4 चीज़ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे, क्यू के 2 मेजर फंक्शंस होते हैं, इन क्यू डी क्यू पढ़ेंगे और उसके बाद फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एप्लीकेशन। तो बात करते हैं क्यू। आपको पता है क्यू तो नॉर्मली हम लोग अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि जब हम कहते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक बिल भरना है तो क्यू में खड़े हो जाओ, सीएनजी के स्टेशन पे जाना है तो क्यू में लग जाओ। इन जगहों पे स्टैक नहीं होता, क्यू होता है। क्यू बेसिकली एक ऐसी जगहों पे, उन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे काम किया जाए, यानी जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। आपके पास जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, हमारा माइक्रो प्रोसेसर, उसकी जॉब भी एक मिनट। अच्छा, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, तो इसकी भी खासियत यही होती है, वो क्यू के बेसिस पे काम करता है कि एक साथ आप 4 जॉब दे देते हैं तो वो उसको क्यूइंग कर लेता है कि पहले ये जॉब आई थी, फिर ये जॉब आई थी। उसके अलावा और बहुत सारे मेथड हैं जो कि हम कहते हैं राउंड रॉबिन लगाया जाता है, जो आप अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ लेंगे अगले सेमेस्टर में। राउंड रॉबिन है, लेकिन ये बात तय है कि जो जॉब पहले आएगी उसको पहले ही जो है जगह मिलती है, चाहे पूरे के लिए मिले चाहे थोड़ी जॉब परफॉर्म करने के लिए मिले। तो हमारा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर भी जो है वो क्यू है, और जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे कोर्स प्रोजेक्ट में क्यू बनाएंगे भी। और यहाँ पे तो हम सादा क्यू बना रहे हैं, वहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बनाई जाती है और क्यू को दिखाया जाता है कि देखो स्लाइसिंग इस तरह होती है और फला फला फला। तो क्यू की अंडरस्टैंडिंग अभी होगी तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले क्यू को भी यूज़ कर सकेंगे। अब बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो क्यू जो है बेसिकली, ठीक है ना, तो अब बात क्या तय हुई कि क्यू जो है वो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर हमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही करना हो। जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये तो हो गया क्यू की बात जो भी हम कर रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी जॉब जाती है ना, उससे पहले यहाँ पे क्यू लगा हुआ होता है। क्यू जो है वो मेमोरी में ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि क्यू कहीं और बन रहा हो, सारे डेटा स्ट्रक्चर मेमोरी में होते हैं। तो ये जो क्यू है, जिसको मैं क्यू लिख देता हूँ खाली, ये जो क्यू है ये ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है अपनी अपनी इनिशियलाइजेशन के वक्त। ये स्पेशलाइज क्यू होता है। आपको याद होगा मेमोरी में जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो मेमोरी की बहुत बड़ी एलोकेशन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एलोकेट हो जाती है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने फाइल्स, अपनी तरीक़ेकार होते हैं। तो उसमें ये क्यू भी होता है। तो ये क्यू तो बननी है ना। तो अब आप कोई जॉब अगर देते हैं, मिसाल के तौर पे कि आप कहते हैं कि मुझे नोटपैड भी खोलना है, मुझे वर्ड भी खोलना है, मैं सी शार्प भी है और आप जो है वो कोई म्यूजिक भी सुन रहे हैं, तो ये जॉब सारी क्यू हो जाती है और बारी बारी जो है सबकी जॉब जो है वो जारी होती है। तो जो पहली जॉब होती है, अब क्यूइंग का मतलब जो पहले आया उसको पहले बारी मिली माइक्रो प्रोसेसर में, जो बाद में आया उसको बाद में बारी मिलेगी, जो उसके बाद आएगा उसके बाद बारी मिलेगी। तो ये
तो मैंने कंप्यूटर के हवाले से, लेकिन अगर आप देखें तो CNG का पंप अगर लगा हुआ है और यहाँ पे गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं, तो यकीनन जो पहले गाड़ी आएगी उसको पहले सर्व करेंगे ना, उसके बाद इसको सर्व करने के बाद उसको, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे काम करता है। दिस इज कॉल्ड क्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। और स्टैक को हमने पढ़ा था, क्योंकि साकिल शायद लास्ट क्लास में नहीं थे तो कन्फ्यूजन है या भूल गए ये, कि उसमें एक ही तरफ से रास्ता होता है। जब कोई पहला डेटा इन होता है तो सबसे आखिर में जाके बैठता है, और जो दूसरा डेटा भी यहीं से आएगा वो इसके ऊपर आ जाएगा, तीसरा डेटा भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो अब अगर मैंने ये डेटा सबसे लास्ट में इंटर किया है, तो ये सबसे पहले बाहर आएगा, तो ये कहलाता है लास्ट इन, ठीक है, फर्स्ट आउट। पढ़ो भाई इसको, थोड़ा सा मेहनत करो उसमें। और ये कहलाता है कि जो डेटा आपके पास पहले इन हुआ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और मैंने दोनों की क्लियर एग्जाम्पल दे क्यों से स्टैक, हालांकि हम जिस जगह स्टैक कर रहे हैं यूज उस जगह क्यों कर सकते हैं, लेकिन वही बात एफिशिएंसी भी हासिल कर सकेंगे। तो मैंने इसकी कई एग्जांपल्स भी आपको दी कि स्टैक का यूज करना, जैसे पोस्ट फिक्स नोटेशंस में है तो हम डेटा रख देते हैं अंदर, हम ये सोचते नहीं है कि उसको बाहर निकालना है, बस जो लास्ट में गया पता उसी को निकालना है। इसी तरह से कंपाइलर जो है वो अपने रिकर्सिव कॉल के एलिमेंट्स को इसमें रख देता है, आसानी हो जाती है, उसको ये याद नहीं रखना पड़ता कि उसको कब निकालना है, बस जो टॉप पे है उसको निकालना ही पता। इसमें ये होता है कि जो फर्स्ट इन होता है उसको फर्स्ट आउट करते हैं, ठीक है। जो जॉब मिसाल के तौर पे जो जॉब आपकी पहले आई थी वो पहले यहाँ पे स्टोर हो गई, तो यहाँ पे ही से बाहर निकलेगी। तो इसमें दो रास्ते होते हैं, इन होने का रास्ता अलग होता है, आउट होने का रास्ता अलग होता है, ठीक है। तो इन जो है वो बैक साइड यानी रेयर साइड से हो रहा है, और आउट जो है वो फ्रंट साइड से हो रहा है। तो ये आ गया आपका आउट वाला साइड। और अगर कोई चीज इन हो रही है तो वो बेसिकली इस साइड से होगी, रेयर साइड से, और अगर कोई आउट हो रही है तो वो इस साइड से होगी। तो ये यहाँ से जो है वो बेसिकली क्यू में लग जाता है। अब इसकी बारी है अभी, तो ये सबसे पहले बाहर आएगा, ये बाहर आ जाएगा तो फिर इसकी बारी, ये बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे काम करता है। सवाल देख लेता हूँ आपके। सर मेरे एरिया में बारिश हो रही है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है, तो माइट पॉसिबल लाइट चली जाएगी, कोई बात नहीं, अटेंडेंस आपके साथ ही लगवा देंगे, उनको आपकी एग्जिस्टेंस पे बहुत खुश होते हैं कि आप आ गए, क्लास ले लिया आपने। यस सर, समझ आ गया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि सवाल यहाँ पे ये है कि हमें इसके एल्गोरिथम को समझना है, तो इसकी वर्डिंग को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखे हैं वो पढ़ लेते हैं, ताकि उसी हिसाब से हम आगे भी इन्हीं को इस्तेमाल करें। कहता है क्यू इज अ लीनियर लिस्ट, लिस्ट मुराद है एक लिस्ट हो, एरे हो, ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन टेक प्लेस। डिलीशन का मतलब होता है डी क्यू, डी फॉर डॉग, डी क्यू, ठीक है। डिलीशन मतलब डी क्यू। दोबारा पढ़ रहा हूँ, a queue is a linear list of elements in which deletion can take place only one end. deletion एक तरफ से होती है, called the front। deletion का मतलब प्रोसेस, ठीक है ना, प्रोसेस करना। deletion यानी जो प्रोसेस है उसको बाहर निकालना, वो एक तरफ से ही होती है, जिसको कहते हैं फ्रंट साइड। जैसे CNG का स्टेशन का जो स्टेशन लगा के पंप लगे हैं वो फ्रंट है, तो वहां से डिलीशन हुई, गाड़ी CNG भरवाती है और बाहर निकल जाती है। And insertion can take place only at the one or at the other hand, called the rear। और जो इंसर्शन है जिसको कहते हैं इन क्यू, EQ कहते हैं इसको, इन क्यू, तो वो बेसिकली एक साइड से होती है, और वो रेयर, रेयर का मतलब बैक साइड से। और आपने देखा ही है कि CNG पंप में बिल जमा कराने में और जहाँ पे भी क्यू लगते हैं वहाँ पे जो बाद में आता है वो पीछे लग जाता है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो ये दो वर्ड हमें याद रखना है, फ्रंट और बैक। तो हम जो क्यू बनाएंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर के हवाले से, उसमें भी ये दोनों वेरिएबल यूज करेंगे। तो आम जिंदगी में भी इसी तरह होता है, तो हम डेटा स्ट्रक्चर में भी ऐसे बनाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि दो साइडेड बेसिकली ये इन और आउट होता है। क्यू स्टैक में एक ही साइड से इन और आउट होता है, इसमें टू वे इन आउट होता है, इसलिए इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले जाता है उसको पहले बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि इसको मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे पहले वो कहता है कि यहाँ पर ये वाली स्लाइड में कि ऑटोमोबाइल्स वेटिंग टू पास थ्रू एन इंटरसेक्शन फॉर्म अ क्यू, यानी किसी इंटरसेक्शन से पास होते हैं तो क्यू का इंतजार करते हैं।
इन विच द फर्स्ट कार इन लाइन इज द फर्स्ट कार थ्रू, जो पहले लाइन में आ जाएगी, दो जगह से इंटरसेक्शन बन रहे हैं और सिंगल रोड पे आ रहे हैं, तो जो पहले क्यू में आ जाएगी वो पहले निकलेगी। हमारी तरफ नहीं कि बस गाड़ी को इसी तरह साइड वाइड से मोटरसाइकिल वाले निकालते हैं वैसे निकाल लो, बल्कि तरतीब से जो पहले इंटरपास के अंदर आएगी वो पहले बाहर निकलेगी। द पीपल वेटिंग इन लाइन एट अ बैंक फॉर्म अ चेक, यानी जैसे आप देखते हैं बैंक जाते हैं टोकन शोकन लेते हैं, तो क्यू में जो पहले होता है वो पहले जो है वो सर्व होता है। प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, पहला इंट्रोडक्शन हो गया, समझ में आ गया कि क्यू एक चीज़ है जो कि फर्स्ट इन और इसकी कई जगह पे इस्तेमाल भी है। डेटा स्ट्रक्चर का स्पेसिफिक पर्पस से स्पेसिफिक जगह इस्तेमाल करोगे ना तो उसका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और अगर गलत डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर लोगे तो सोल्यूशन तो हासिल कर लोगे, लेकिन नुकसान ये होगा कि एफिशिएंसी खो दोगे। तो इसलिए जिस मकसद के लिए डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाया गया और प्रॉब्लम भी उसी टाइप की है, तो फिर आप उसी को यूज़ करो। अब कहता यह है कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि क्यू बनाने के लिए भी हम एरे इस्तेमाल करते हैं। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द क्यू वी विल यूज द एरे। इसका मतलब देखो, एरे एक बहुत ज़्यादा बेस जो है वो डेटा स्ट्रक्चर है, जिससे और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर भी बने हैं। एरे में खसूसियत ये होती है कि वो रैंडम होता है, कहीं भी इंसर्ट कर दो कहीं से, लेकिन जैसे एरे से ही हमने स्टैक बनाया तो कहीं से इनपुट कहीं से आउटपुट नहीं कर सकते। स्टैक में टॉप का वेरिएबल था जो हमें इस बात की इंडिकेशन कर रहा था कि आप एक ही जगह से इनपुट कर सकते हैं और वहीं से ऊपर नीचे करके हम उसको मेंटेन कर रहे थे, लेकिन था एरे। तो मुझे और आप क्योंकि कोर प्रोग्रामर है तो हमें तो एरे नज़र आ रहा था, लेकिन जो यूज़र था वो तो कह रहा था मैं स्टैक यूज़ करूँ, उसको पता ही नहीं था कि बैकग्राउंड में बेसिकली एरे ही है जिसको हमने कुछ मैनेजमेंट करके स्टैक बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से क्यू के लिए भी हम एरे को इस्तेमाल करेंगे। तो कोई सवाल पूछेगा क्यू बनाने के लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, या क्यू का जो प्राइमरी डेटा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, या क्यू की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये डिफरेंट सवाल आ सकते हैं। तो आप कहेंगे क्यू की प्राइमरी स्टोरेज मेथड या क्यू के रिप्रेजेंटेशन एरे से ही होती है। ठीक है, एरे के अंदर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट लगा के उसको क्यू बनाया जाता है। यानी अब आप जब कोई एंड यूजर क्यू इस्तेमाल करेगा तो उसको तो पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जो डेटा इसमें इन क्यू, उसको सिर्फ इन क्यू और डी क्यू लिखना है। जैसे वहाँ पे पुश एंड पॉप लिखा था ना, यहाँ पे इन क्यू डी क्यू लिखेगा वो। जब इन क्यू लिखेगा यानी इंटर करना, तो हम एज अ कोर प्रोग्रामर उसके पीछे कोड लिखेंगे जो उसके रेयर से उसको इनपुट करवाएंगे, और जब वो डी क्यू करेगा तो उसके टॉप से हम उसको डिलीट करवा देंगे। तो इन क्यू डी क्यू में इस तरह से होगा। मैं भी डायग्राम से भी समझाऊंगा, लिखूंगा भी, सब कुछ करूंगा। तो ये अगेन मेमोरी में ही एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसकी डायग्राम बनाऊं मेरे भाई, तो ये आपके पास एक मेन मेमोरी है, और किसी ने अगर इनिशलाइज किया है, मुझे इनिशलाइजेशन का मैं कोई कोड नहीं लिखता, मैं एक जर्नल बात लिखता हूँ। अगर कोई लिखता है इस तरह से भाई कि इंटीजर, ठीक है, क्यू ए बी सी और साइज 5, कोई कहता है कि मुझे साइज 5 का क्यू इंटीजर टाइप का इनिशलाइज कर दो, तो इसके बेसिस पे एक्चुअल में क्या होता है, इसके बेसिस पे एक्चुअल में एक एरे ही इनिशलाइज होता है जिसका साइज 5 होता है, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3, बस फर्क ये होगा 4 क्या हो रहा है 5, फर्क सिर्फ ये होगा कि आप अपनी मर्जी से डायरेक्ट 4 पे, क्योंकि आपने तो क्यू एबीसी के नाम से, तो अब यूजर्स जो है वो उसको नहीं पता कि पीछे एरे चल रहा है नहीं चल रहा है, ये तो मुझे आपको पता है क्योंकि हम इन क्यू डी क्यू के कोड लिखने जा रहे हैं ना। यूजर क्या करेगा, यूजर कहेगा ई क्यू करो, ठीक है, ई क्यू करो। ई क्यू करते वक्त हम बताएंगे क्या ई क्यू करना है, 55 को। तो ई क्यू 55 का मतलब ये हुआ कि हमें 55 को इंसर्ट करना है इस एरे में। अब इंसर्ट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्यू खाली है या कौन सी जगह इसकी भरी हुई है, कौन सी यानी रेयर साइड से इंसर्ट करना पड़ेगा, तो कौन सी जगह पे करेंगे उसका पूरा प्लान लिखने जा रहे हैं हम कि एरे के ऊपर ऐसी मैनेजमेंट कर दें कि वो क्यू बन जाए, और हम इंसर्शन के लिए कहें तो वो प्रॉपरली उसको इंसर्ट करें। ठीक है, तो और अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे डी क्यू करना है, डिलीट करना है, डी क्यू करना है, तो डी क्यू में हम लिखते नहीं क्या डी क्यू करना है, क्योंकि जो अभी सबसे फ्रंट पे होगा वो डी क्यू होता है। इन क्यू का मतलब होता है हमें बताना होता है इन क्यू क्या करना चाहते हो, तो वो हम बता देते हैं, लेकिन कहाँ करना चाहते हो ये नहीं बताते।
और DQ में तो ये भी नहीं बताते कि क्या हमें डिलीट करना है, क्योंकि जो टॉप से मुराद है जो फ्रंट ऑफ द क्यू होगा उसी को डिलीट कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी को कर ही नहीं सकते। जब वो डिलीट हो जाएगा तो फिर हम दूसरे को बेसिकली डिलीट की तरफ लेके जाएंगे। अब ये दो फंक्शन मेजर हैं इसके, इसी के अल्टरनेट नेम क्वेश्चन पॉप स्टैक में था, लेकिन उसकी वर्किंग डिफरेंट थी। यहाँ पे इनक्यू और डीक्यू है। इनक्यू का मतलब है फ्रंट से बैक से इनक्यू करो, डीक्यू का मतलब है फ्रंट से जो है वो डिलीट करो, ठीक है ना। लेकिन है एरे, तो इसका मतलब हुआ कि कोर डेटा स्ट्रक्चर इसका एरे ही है। इसमें हम कुछ ऐसे वेरिएबल सेट कर देंगे जो आपको रैंडमली इन आउट करने से रोकेगा, और जब आप कहेंगे कि इनक्यू करो तो यूजर को तो नजर ही नहीं आएगा, आप उसके पीछे एक फंक्शन चला दो जो आप लिखने जा रहे हो, समझने जा रहे हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा मुश्किल समझ में आएगा लेकिन आ जाएगा। तो कहता है क्यू मे बी रिप्रेजेंट इन द कंप्यूटर इन वेरियस वे, डिफरेंट तरीकों से हम इसको बेसिकली करवाते हैं। तो कहता है यूजुअली बाय मीन ऑफ वन वे लिस्ट, यानी एरे और लीनियर एरे। लिस्ट या एरे से, लिस्ट इसलिए कहते हैं कि पाइथन में जो लिस्ट होती है वो हेटेरोजेनियस होती है, और एरे नॉर्मली जो है वो जो नमपाई का एरे होता है वो बेसिकली होमोजेनियस होता है, ठीक है। कहता है कि आवर क्यूज विल बी मेंटेन बाय फॉलोइंग, इस तरह से होता है कि आ लीनियर एरे क्यू के नाम से होता है, जो मैंने बना दिया। समझ में आ रही बात? ठीक है, हमने जैसे ही इनिशियलाइज का कोड लिखा होगा ना, ये वाला इंटीजर क्यू, तो एक एरे इनिशियलाइज हो गया। तो उसने कहा पहले एक लीनियर एरे क्यू के नाम से हम तो जो भी नाम रख दें, उसने कहा एबीसी, तो एबीसी के नाम से हो जाएगा। तो जो नाम वो देगा उस नाम से एक एरे बन जाएगा, और साथ में दो पॉइंटर वेरिएबल इनिशियलाइज होते हैं जिसको ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, जो इनक्यू और डीक्यू दोनों के लिए काम आते हैं, ठीक है। जब जैसे ही इंटीजर क्यू एबीसी लिखा जाता है तो ये दोनों फंक्शन एक्टिव हो जाते हैं, और इनके अगेंस्ट में फ्रंट और रियर एक्टिव हो जाते हैं। तो फ्रंट और रियर जो है वो दो वेरिएबल हैं जो इनक्यू और डीक्यू को चलाएंगे, और इन्हीं दो वेरिएबल्स की वजह से हम इसके अंदर इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं। आपको अंदाजा हो गया होगा कि फ्रंट एक वेरिएबल का नाम है और अपने काम से बहुत नियरेस्ट है। काम से नियरेस्ट का मतलब ये है कि फ्रंट जो है वो फ्रंट लोकेशन को इंडिकेट करेगा कि कौन सा डेटा अभी डीक्यू करना है, और रेयर जो है वो बैक साइड की लोकेशन को इंडिकेट करेगा कि कौन सा डेटा जो है वो हमें किस जगह पे इंसर्शन करनी है, इनक्यू करना है। तो मैं फिर आपको फाइनली ये बात बताऊं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, पढ़ना आपको ज़रूरी है कि जब मैं इसको इनिशलाइज करता हूँ तो उसके बेसिस पे ये दो लाइनें बैकग्राउंड पे चल पड़ती हैं, एक क्यू का बनना, एरे का बनना, और एक इन दो पॉइंटर का इनिशलाइज होना, जिसके बेसिस पे ये दो एल्गोरिथम चलेंगे, इन क्यू और डी। तो फाइनली ये तय हुआ कि रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ये तय हुआ कि whenever we are basically representing the our queue is the most popular way is a linear array. linear array ज़्यादा popular way है other than any method. तो जाहिर है अगर चार मेथड हो तो चारों तो नहीं पढ़ाए जा सकते, लेकिन सबसे आसान मेथड ये है कि क्यू बनाने के लिए हम ये लीनियर मेथड जो है इस्तेमाल करें। या फिर बात समझ में आ गई भाई? चार टॉपिक में से दो टॉपिक पढ़ लिया, यानी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन पढ़ ली, ठीक है। अब हमें इनके इन एल्गोरिथम की तरफ से जाना है, ठीक है। अब इन एल्गोरिथम को हम देखेंगे क्या होगा। अब आप जरा सोचें कि चाहे हम इन क्यू चलाएं चाहे डी क्यू चलाएं, और सुनिएगा मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा अलर्ट रहना। 13 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट 1 में 13। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब हम इंटीजर क्यू एबीसी 5 चलाते होंगे तो एक तो एरे एम्प्टी बन जाता होगा 5 साइज का, 10 लिखा 10 साइज का, और एक वेरिएबल फ्रंट, अच्छा 1 से शुरू किया 1 2 3 4 5, और एक वेरिएबल फ्रंट और एक रेयर जो है वो इनिशियलाइज हो जाता होगा। आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि जब फ्रंट इनिशियलाइज हुआ होगा, फ्रंट को मैं स्मॉल में लिखूंगा बार बार, और जो रियर जो है इनिशियलाइज हुआ होगा, तो इनकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट हुई होगी। यानी जैसे ही आपने पहली लाइन लिखी इंटीजर क्यू एबीसी 5, तो उस बेसिस पे फ्रंट और रियर क्या इनिशियलाइज हुए होंगे। जी मेरे भाई, कुछ अंदाजा? एक, हाँ, अरे भाई सब तो बाजी लेगा। 0,
वेरी गुड, जीरो भी सही है। जीरो, जीरो का मतलब है कि हम स्टैक में भी ये बात की थी कि जैसे ही स्टैक इनिशियलाइज होगा तो वहां पे वेरिएबल टॉप के नाम से लिया था। टॉप में क्या आएगा, तो हमने कहा था जो एरे का एक्चुअल इंडेक्स है उससे एक कम, ताकि पता चले कि वो एम्प्टी है। समझ आई बात है? तो इसका मतलब मे भी सही, बिल्कुल सही बताया। जीरो, जीरो का मतलब है मैंने यहाँ पे एरे को 1 से चलाया है ना, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लोअर बाउंड -1, LB लोअर बाउंड और लोअर बाउंड -1। ठीक है, बात समझ आ रही? लोअर बाउंड -1, तो फ्रंट लोअर बाउंड -1 हो गया, रियर भी लोअर बाउंड -1 हो गया। समझ में आ गई बात ये? तो अब आपके हमारे इस वक्त के एग्जाम्पल के लिहाज से बिल्कुल ठीक बताया, जीरो होगा, और ये बिल्कुल सही बताया, जीरो। समझ में आएगी बात? ये दोनों जीरो के बराबर होंगे इनिशियली। तो जब भी आपको फ्रंट जीरो और रियर जीरो नजर आए तो आप समझ जाए कि उस वक्त स्टैक जीरो, स्टैक एम्प्टी है। स्टैक जो स्टैक बोल रहा हूँ, क्यू जो है वो क्या है, एम्प्टी है। तो जब भी आप कहेंगे कि फ्रंट और रियर, और हमें याद रखना कि जब फ्रंट जीरो होगा, और सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जब फ्रंट जीरो होगा तो इसका मतलब है उसमें कोई डेटा नहीं है, तो हमें रियर को चेक करने की जरूरत भी नहीं होती, ऑटोमेटिकली फ्रंट से पता चल जाता है कि वो बेसिकली एम्प्टी है। तो जब फ्रंट जीरो होगा तो ये बेसिकली रियर होगा, यानी ये एम्प्टी होगा। तो इनिशियली तो ये सेटिंग होती है, स्टैक खाली, एरे खाली क्यू का, और फ्रंट जीरो और रियर जीरो। अब जब ये कंडीशन हो तो क्या हम इसमें से डी क्यू कर सकेंगे? सवाल पूछ रहा हूँ। अगर इस सिचुएशन में है, हम अभी जो सिचुएशन लिखी है, तो क्या डी क्यू कर सकेंगे? पूछ रहा हूँ मैं। डी क्यू का मतलब है डिलीट करना नहीं। पूछने का मकसद ये था कि एक तो आप लोग अलर्ट रहे, दूसरा ये कि मतलब हमें कोई हाँ बिल्कुल सही बात है, रीजन एम्प्टी है क्यों, तो कैसे डिलीट कैसे करेंगे, क्या डिलीट करेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है। इंडेक्स में भी नहीं, नहीं साकिब, कुछ भी नहीं डिलीट कर सकते। whenever you have the empty queue, whatever what you want to basically delete। तो जब भी क्यू का फ्रंट जीरो होगा और रियर भी जीरो होगा, क्योंकि जब फ्रंट जीरो होगा तो रियर लाजमी जीरो होगा, तो जब फ्रंट जीरो होगा तो इसका मतलब क्यू जो है वो एम्प्टी है, और एम्प्टी में आप कभी भी डिलीट नहीं कर सकते। देयर शुड बी अ डेटा, प्रोसेस करना है ना। सीएनजी स्टेशन पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी हुई और आप कहते हैं एक गाड़ी को डिलीट कर दो, प्रोसेस कर दो, तो कैसे करोगे? आपके पास डेटा ही नहीं है। ठीक है, एक बैंक में लाइन लगी बिल जमा कराने के लिए, और मैनेजर आता है, उससे कहता है भाई प्रोसेस कर दो कस्टमर को, वो कहेगा सर कस्टमर ही नहीं है, तो कह रहे फिर भी प्रोसेस कर दो। तो क्यू एम्प्टी है तो हम प्रोसेस क्या करेंगे? सही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रंट यानी जहां से डिलीट होना है वो अगर जीरो हो तो रियर ऑटोमेटिकली जीरो होगा। ये मैं समझा दूंगा जी, ये आपकी बात जो लिखी है ना सागर, ये बिल्कुल सही है। अगर फ्रंट जीरो होगा तो लाजमी तौर पर रियर भी जीरो होगा, यानी आपके पास कोई डेटा है ही नहीं। ये तो समझ में आ गया ना? देखो, अगर फ्रंट जीरो है तो इसका मतलब क्या होता है? आराम से बात सोचने वाली बात है कि आप एक डेटा प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी एक डेटा है, फ्रंट जीरो है तो कोई डेटा नहीं है। तो जब कोई डेटा नहीं है तो इसका मतलब है कि रियर इस वक्त जीरो पोजीशन पे होगा। अगर रियर 5, अगर फ्रंट जीरो है और रियर 5 पोजीशन पे है तो कैसे पॉसिबल है? यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए है नहीं लेकिन डेटा इंसर्ट हुए हुए हैं, तो ये तो बात गलत हो गई ना। यानी कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए है नहीं, फ्रंट जीरो, कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि प्रोसेस फ्रंट से होता है, कोई डेटा प्रोसेस करने के लिए है नहीं, लेकिन रियर लोकेशन नंबर 5 पे है, लोकेशन नंबर 4 पे है। तो लोकेशन नंबर 4 का मतलब क्या हुआ कि डेटा इंसर्ट है तभी तो ये ऊपर की तरफ है। तो ये तो बिल्कुल दो बातें हो गई ना, कंट्राडिक्ट हो गई। फ्रंट कह रहा है मुझे मैं कोई डिलीट नहीं कर सकता, रियर कह रहा है हाँ 4 गाड़ियां लगा दी हैं हमने, तो ये गलत है। तो फ्रंट जीरो होगा तो रियर जीरो होगा, ये बात बिल्कुल तय है। ठीक है, तो और अगर फ्रंट जीरो हो तो हमें रियर पर चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जीरो। हम कोड ही ऐसा लिखेंगे, मतलब खुद से कुछ भी नहीं होने जा रहा, ये बात भी हम ही लिखेंगे कि व्हेनेवर फ्रंट जीरो तो उसको बाय डिफॉल्ट रियर को भी जीरो कर दो, और ऐसा ही हो रहा होगा। जब हम एल्गो लिखेंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि डीक्यू नहीं हो सकता, तो जब जब डेटा इनिशियलाइज होता है तो हम इसको इनक्यू करते हैं पहले, तो फिर जैसे ही इनक्यू, और सुनना, पहला डेटा इनक्यू होता है
मैं जो पूछ रहा हूँ ना उसके जवाब देते हैं, बहुत सोच के जवाब देना, सही जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस वक्त आप अलर्ट हैं। जब पहला डेटा इंसर्ट होता है, पहला डेटा जब क्यू एम्प्टी होता है, सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहा, जब क्यू एम्प्टी होता है और पहला डेटा इंसर्ट हो रहा होता है तो आप कहते हैं कि डेटा तो रेयर से इंसर्ट होता है। अभी मैंने बताया आपको डेटा हमेशा रेयर, फ्रंट से इंसर्शन नहीं होती, फ्रंट से डिलीशन होती है। तो आप कहेंगे कि रेयर में तो जीरो है तो उसमें जीरो में एक ऐड करो, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन, जैसे स्टैक में किया था, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन, एक ऐड करो और उसके बाद जब वो वन हो जाए तो उस जगह पे डेटा इंसर्ट कर दो, यानी इन क्यू कर दो, कर दिया। अब अगर इस सूरत में फ्रंट स्टिल जीरो रहेगा तो फ्रंट से डिलीट ही कुछ नहीं होगा। तो याद रखना जब भी हम पहला डेटा इंसर्ट करेंगे ना, पहला डेटा, तो रेयर को भी वन करेंगे और फ्रंट को भी वन करेंगे ताकि हम बता सकें कि अगला डेटा टू पे इंसर्ट होने जाएगा और इस वक्त पहला डेटा जो है वो फ्रंट से जो है वो इंसर्शन करेगा। अब मैं पहले इसकी एक डायग्राम, क्योंकि इसकी इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है इन क्यू की हमारे कंप्यूटर के अंदर, और ठीक है मैं अभी अभी समझाता हूँ, अभी तो डायग्राम से भी समझाऊंगा, अब मैं क्यू बनाऊंगा फिर समझाता हूँ। अच्छा एक मिनट होल्ड करो, मैं फोन करूँगा। अच्छा भाई सॉरी यार, आज बड़ी डिस्टर्बेंस है। अच्छा मैं अब इसको डायग्राम से समझाता हूँ। डायग्राम से ऐसे समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं जो फ्रंट और क्यू है ना, इसकी थोड़ी सी लॉजिक आपको समझाता हूँ, फिर मैं इसके एल्गोरिथम पे आऊँगा ना। पहले थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इसके डायग्राम से, सागल को भी कन्फ्यूजन, और लोगों में भी कन्फ्यूजन होगी, हमने भी कई दफ़ा पढ़ा था तो बहुत कन्फ्यूजन थी, हमें तो समझ ही नहीं आता था। गवर्नमेंट कॉलेज में तो और हल्का, मतलब टीचर को क्या कंसर्न होता है समझ आए ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अच्छा जी, तो आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक क्यू है, अब मैंने एरेज को मेमोरी का एक एरे बना लिया, ठीक है, और आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से, ये एक क्यू है एरे लेकिन क्यू है ये, हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। क्लियर हो गई बात है? समझने की कोशिश करना क्या बात हो रही है, ये समझूंगा, मुझे नहीं लगता कि एल्गोरिथम तक पहुँच सकूंगा आज, सिर्फ इसकी व्यूएबल अंडरस्टैंडिंग समझाऊंगा मैं कि आप देख सकें क्या हो रहा है। इस वक्त फ्रंट को एफ कहूंगा मैं, तो फ्रंट में भी जीरो है, जो समझते हैं भाई जितने स्टूडेंट यहाँ पर पूछ सकते हैं बिला जग से, 3-4 स्टूडेंट को पूछें, ये पूछ रहे हैं तो हमारे अंदर और मोटिवेशन इंसर्ट हो जाती है, लेकिन सारे स्टूडेंट पूछ सकते हैं। फ्रंट और रेयर, रेयर में भी इस वक्त जीरो है, ठीक हो गया मेरे भाई, ठीक है। इस वक्त हम, ये बंद भी होगा 10 मिनट में, चलो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। इस वक्त हम इसको डी क्यू नहीं कर सकते क्योंकि फ्रंट जीरो है, तो मैं क्या करूँगा, इन क्यू करूँगा। मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ कि इन क्यू करूँगा, ई क्यू लिख रहा हूँ मैं, इन क्यू को ई क्यू लिख रहा हूँ, इन क्यू करूँगा डबल ए,
तो मुझे इस वक्त ये बताने की ज़रूरत नहीं है तो क्या हो, क्योंकि मुझे पता है कि इस वक्त EQ करने का मतलब ये है कि रेयर से इंसर्ट होगा। इंसर्शन हमेशा होता है रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस वन, मतलब एक मेथड है, बहुत सारे मेथड है। रेयर इज इक्वल टू यानी इनक्यू करेंगे तो रेयर को पहले रेयर में एक इजाफा करेंगे और उसके बाद फिर हमने अगर इसका नाम क्यू रखा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम इसके क्यू के आर पोजीशन पे हम वो डेटा रख देंगे जो वहां से ऊपर आ रहा हो। ये स्टेप चलता है जो भी हम कोड में लिखने जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही किसी ने इनक्यू चलाया, अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, हमें पता चल गया कैसे चलेगा ये। तो जैसे ही किसी ने कहा पहले इनिशियल ब्लैंक के अंदर इनक्यू चलाया तो ए, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूजर को तो नहीं पता कहाँ गया, कैसे गया, ठीक है, उसको ये पता है कि मैंने ए इंसर्ट किया है तो अब मैं पहले ए को ही निकाल सकता हूँ, दूसरा आउटपुट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ए इंसर्ट हो गया होगा। ठीक है भाई, मेरे पास समझ में आ रही। अच्छा, अब अगर किसी ने दोबारा से इनक्यू चलाया मिसाल के तौर पे, वो कहता है कि मैं दोबारा ई क्यू चलाता हूँ और वो आप इसी तरह चला और उसके अंदर मैंने जे इंसर्ट कर दिया, तो फिर ये इसी तरह वो होगा। अच्छा, एक चीज रहेगा, सॉरी, इससे पहले जैसे इसने इंसर्ट किया ना, तो अब मैं पॉइंटर को भी पॉइंट करूँ। पॉइंटर जो है आर में तो इजाफा हो गया, आर तो हो गया 1, ठीक है, आर किसके बराबर हो गया, आर हो गया 1, यानी आपका जो आर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाली पोजीशन जो है पहली पोजीशन, आर अब यहाँ पे खड़ा है क्योंकि आर में इजाफा, और क्योंकि इनिशियली जब हम ब्लैंक क्यू के अंदर इंसर्शन करते हैं तो जैसे ही आर में इजाफा होता है वैसे फ्रंट में भी इजाफा होता है। ये बात याद रखना, ब्लैंक की बात हो रही है, ये सब कंडीशन याद रखना कि फ्रंट भी 0 में चला जाएगा। फ्रंट 0 से कहाँ जाएगा, 1 पे, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे। तो जैसे ही ब्लैंक में हम इंसर्शन करते हैं, हमें हमें कोड में लिखना पड़ेगा कि ब्लैंक है तो आपने इंसर्शन रेयर से करनी है तो फ्रंट भी 1 हो जाएगा, ताकि पता चले ना कि फ्रंट से एक डिलीट होने के काबिल हो चुका है। अब अगर कोई दूसरा EQ करता है जे, तो चलना तो ऐसे ही है, आर इज इक्वल टू आर प्लस 1, ठीक है, तो आर जो है वो आगे जाके 2 पे आ जाएगा। अब फ्रंट नहीं मूव होगा, ये फ्रंट सिर्फ पहले वाले के लिए था, अब फ्रंट अपनी जगह पर आएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा और जे यहाँ स्टोर हो जाएगा। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब हमें जो मैं बता रहा हूँ, ये इसके लिए हमें कोड भी लिखना है, यानी हम खुद इसके लिए कोड, यूजर तो आज़ाद है, यूजर तो कहता है EQ चला दो, उसके पीछे क्या हो रहा है सारी मुसीबतें हमें झेलनी है। जैसे आप जो है वो AC की हवा खाते हैं तो आउटर और इनर कितनी मेहनत करता है उस ठंडी हवा के लिए, हमें क्या पता होता। हम तो एक जो है वो क्या है, एंड यूजर है, हम तो हवा खाने से गर्ज है। गाड़ी की AC की हवा, तो उसके ऊपर हीटअप देखो कितना हो रहा होता है, गाड़ी कितनी बर्दाश्त कर रही होती है, तो है ना। नहीं, ये वाला मेथड, ये हम बाद में चेक करेंगे बेटा, ये अभी सही नहीं, अभी शुरू में ये बात मैं नहीं बता रहा कि रियर प्लस 1 करना है, ठीक है। रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 तो सही है, लेकिन ये वाली बात होगी, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा। तो तुमने लिखी है शोएब साहब ने। अच्छा, उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने कहा कि चलो एक और EQ चलाते हैं। मैं ऐसे ही एक EQ थोड़ी सी चला रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो। एक और EQ चलाया और उसके अंदर हमने रख दिया के। तो इसके चलने से अगेन रेयर जो है और आगे चला गया हाँ, होगा, लाइट देखिए भाई क्या, ठीक है, और सही है, ओके। यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा के, और मैं एक और इनक्यू चलाता हूँ, यानी मैं इनक्यू को अंडरलाइन कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इनक्यू चलाए गए हैं। 3 इनक्यू चल चुके हैं, एक और इनक्यू चला रहा हूँ, तो एक और इनक्यू यानी EQ, और यहाँ पे मैं चला देता हूँ PP। तो PP जो है वो इसी तरह से रेयर को एक आगे करेगा और यहाँ पे PP आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बात में आ गई। और ये एक जर्नल व्यू दिखा रहा है, रेयर अभी फ्रंट अभी तक अपनी जगह पे मौजूद, ये रेयर खत्म हो गया, ये रेयर खत्म हो गया, ये रेयर खत्म हो गया, अब रेयर यहाँ खड़ा है,
ठीक है, रेयर में 4 है, रेयर में 4 है यानी इंडेक्स नंबर 4, और फ्रंट में इंडेक्स नंबर 1 है। अब अगर कोई इस बेसिस पे यहाँ पर DQ चला दे, अभी एल्गोरिथम नहीं लिखा, अभी हम समझ रहे हैं, खाली बहुत सारे इश्यूज हैं समझते हैं। DQ चला दे तो DQ में हमें ये पास नहीं करना होता, क्या करना है, क्या निकालना है, उसको याद होना चाहिए हमारे सिस्टम को कि सबसे पहला क्या इन हुआ था। तो क्या सबसे पहला इन हुआ था, उसकी ट्रैकिंग जो है वो AA से होगी, उसकी ट्रैकिंग जो है वो किससे हो रही है, AA से हो रही है। ठीक है, तो AA जो है वो बेसिकली हमें पता है क्योंकि फ्रंट बता रहा है कि AA डिलीट होगा, तो यहाँ से DQ से जो है वो AA डिलीट होगा, लेकिन उस सूरत में फ्रंट भी एक आगे चला जाएगा, क्योंकि अब फ्रंट को, जब फ्रंट एक आगे चला जाएगा तो फ्रंट को अगला एलिमेंट जो है वो JJ जो है वो डिलीट करना होगा। तो जैसे ही फ्रंट यहाँ से इस जगह करने के दौरान उनके मुंह से निकलने वाले नन्हे कतरे सांस के जरिए बराह रास्त हमारे जिस्म में दाखिल नहीं है भाई, और हाथों के जरिए। अच्छा भाई, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ना यहाँ पे। तो अब फ्रंट जो है वो यहाँ खड़ा होगा, फ्रंट की वैल्यू इस जगह पे होगी, ठीक है, डिलीट की DQ की वजह से, इस DQ की वजह से फ्रंट ने इसको डिलीट किया, यानी इसको कॉपी किया, और यहाँ पे फ्रंट एक आगे चला गया। फ्रंट जब एक आगे चला गया तो फ्रंट जो है जब एक आगे चला गया, तो अब अगर कोई DQ करेगा तो बेसिकली अब वो अगला जो डेटा है वो JJ पे खड़ा है, तो हमें बताना नहीं होता है कि किसको करना है, फ्रंट ट्रैक कर रहा होता है किसको डिलीट करना है, JJ डिलीट हो जाएगा और फिर फ्रंट एक आगे चला जाएगा। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 भी लिखना होता है, यानी DQ के हम एक तरीके से लिखेंगे फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। ये मैंने सिर्फ इसलिए समझाया कि आपको इनक्यू DQ की शक्ल नजर आए, फ्रंट प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बेसिकली इनक्यू और DQ को जो है वो चलाते हैं। और अभी ये तो एक कंडीशन है मेरे भाई, ये एक सर्कुलर क्यू होता है, यानी अगर मिसाल हो तो मैं यहाँ पे भरना शुरू कर दूं, या PP या AA आ जाए, यहाँ पे TT आ जाए, यहाँ पे SS आ जाए, यहाँ पे MM आ जाए, तो क्या ये क्यू खाली हो जाएगा? नहीं, देखो फ्रंट यहाँ खड़ा हुआ है, फ्रंट यहाँ खड़ा हुआ है, इसकी ये 2 सेल खाली हो चुके हैं, तो इसको सर्कुलर होके अगला इंसर्शन यहाँ करना चाहिए, यहाँ पे इंसर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से ये यहाँ से इंसर्शन शुरू करेगा। अच्छा, मैं आज क्लास 15 मिनट पहले ही खत्म करता हूँ, मैंने आपसे कहा पानी का इशू है तो मैं जा रहा हूँ, फिर आप जाहिर 15 मिनट रखें, मैं अटेंडेंस आप लोगों की एज पर जूम की जो लॉगिन हिस्ट्री उसको देख के लगा दूँ। बाकी इंशाल्लाह इसको हम अगली क्लास में क्यू को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे, और ये मैं अगली क्लास में जवाब दे दूँगा सब चीज़ों का ना। तो ये अभी मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। क्लास यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और सर वो प्लान है थर्सडे की वीडियो, हाँ वो मैंने नहीं की, मैं थर्सडे की वीडियो अपलोड कर दूँगा आज। ओके, अल्लाह हाफिज़।